नमस्कार बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और कुशल होंगे और जो आपको प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो गृह कार्य करवाया जाता है उसको आप साथ साथ अपना पूरा कर रहे होंगे, लिखने का काम भी और याद करने का भी। पिछले वीडियो में बच्चों हमने कक्षा 7 में आपकी बसंत की पुस्तक में पाठ 3 हिमालय की बेटियां का पठन किया और इसका अभ्यास प्रश्न पूरा किया। आज हम आपकी बसंत की पुस्तक में हिमालय की बेटियां पाठ के एनसीईआरटी प्रश्न अभ्यास उत्तर करेंगे। लेख से पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? इसका उत्तर है बेटा, हिमालय की बेटियां प्रस्तुत अध्याय में नागार्जुन ने नदियों के विभिन्न रूपों को उभारा है। उन्होंने नदियों को प्रेमिका, बेटिका, बहन, दादी, मौसी, मामी आदि अनेक रूपों में प्रकट कर भारतवर्ष की सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर प्रकाश डाला है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? इसका उत्तर है, नागार्जुन ने सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषताएं स्पष्ट करते हुए कहा है कि इन नदियों के विषय में जानकर रावी, गंगा, यमुना आदि अनेक नदियों की स्मृति मीन्स होता है याद, उभर जाती है और ये नदियां दया से परिपूर्ण हिमालय की पिघली बूंदों से एकत्र का मतलब होता है बच्चे इकट्ठी होकर प्रवाहित होती हुई अंत में सौभाग्यशाली समुद्र में विलीन हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा क्योंकि नदियां जीवनदायिनी है। भारतीय संस्कृति में नदियों को मां का स्थान दिया गया है। जल मनुष्य की अनिवार्यता है, मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि के लिए भी अनिवार्य है। और जल हमें नदियों, सागरों, झीलों, तालाबों, वर्षा आदि स्रोतों से प्राप्त होता है। नदियां कारखानों, फैक्ट्रियों आदि से प्रवाहित विष रूपी रसायन को अपने आगोश में आकर लेकर संपूर्ण विश्व को जीवन प्रदान करती है। अतः इन्हें लोक माता की संज्ञा देना उचित ही है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत अध्याय में लेखक ने भारत में प्रवाहित लोकमाता की संज्ञा से परिपूर्ण विभिन्न नदियों जैसे रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी आदि की प्रशंसा की है। और इसके अतिरिक्त लेखक ने अनेक झरनों, हिमालय की बर्फीली चोटियों, विभिन्न व विस्तृत मैदानों तथा महासागरों, गगनचुंबी पर्वतों आदि का भी बड़ा सराहनीय वर्णन किया है। अब हम इस अभ्यास में भाषा की बात करेंगे, यानी कि जो व्याकरण कार्य है। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। इसका उत्तर है, तन और मन ताजा होकर गुनगुनाने लगा। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। हिमालय ससुर व समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है।
सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति प्रतीत होता है। और साधु संतों का सुख बासी सूखी रोटी सा कड़ा व रूखा लगा। प्रश्न निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित उड़ती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। और काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ में इसी तरह के उदाहरण ढूंढिए। इसमें इसका उत्तर है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। और हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। प्रश्न नंबर 3, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। जैसे संभ्रांत विशेषण चंचल, समतल, घना, मूसलाधार। विशेष्य जैसे वर्षा, जंगल, महिला, नदियां, अंग। संभ्रांत क्या आ जाएगा? महिला आ जाएगी। चंचल क्या आ जाएगा? चंचल नदियां आ जाएंगी। और समतल क्या आ जाएगा? समतल आंगन। और घना जंगल और मूसलाधार वर्षा। प्रश्न नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी। ये देखो बीच में छोटा सा योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। विग्रह करने पर और या आ जाता है। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्द को शैली में लिखिए। अब जैसे कि आदर श्रद्धा, आदर और श्रद्धा, मौसी मामी, बीच में छोटा सा योजक चिन्ह है, विग्रह करने पर आ जाएगा मौसी और मामी। छोटी बड़ी, छोटी और बड़ी। उछलना कूदना, उछलना और कूदना। माँ बाप, माँ और बाप। सिंधु ब्रह्मपुत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही बीच में छोटे छोटे जैसे योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, ऐसे योजक चिन्ह आ जाएगा। जैसे मामा मामी हो गया, भाई बहन हो गया, माता पिता हो गया। और विग्रह करने पर क्या आ जाएगा? और। प्रश्न नंबर 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे जैसे मरा, मरा का उल्टा क्या बन जाएगा? राम। ठीक है। और उसकी क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हम धारा ले रहे हैं, धारा का उल्टा बन जाएगा राधा। इसमें कौन सी संज्ञा बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे वाद, याद का क्या उल्टा बन जाएगा? दया। दया कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। वायु है, वायु का उल्टा बन जाएगा युवा। और युवा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नव, नव का उल्टा बन जाएगा वन। और वन कौन सी संज्ञा आपकी? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 6 है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप है वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। जैसे सतलुज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाब, बनारस, विपाशा, रूपपुर, अजमेरपुर, विस्सा, शतद्रुम और वाराणसी। तो सतलुज का क्या आएगा? शतद्रुम। ठीक है। जो रोपड़ है, रोपड़ का क्या आ जाएगा? रूपपुर। झेलम का है दूसरा नाम विपाशा। चिनाब, चिनाब का है वितस्ता। अजमेर, अजमेर का अजय मेरू। और बनारस, बनारस का क्या है? वाराणसी। अब है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में
इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो आएगा जैसे कि ही शब्द के 3 वाक्य हैं, जैसे कि आज अवनी शायद ही आए, शायद हेमंत को ही गाना बजाना आता हो, जो नहीं अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। उसी का जैसे कि दूसरा है नमन ने पुस्तक शायद ही पढ़ी हो। अगला जैसे कि राजीव गांधी को कौन नहीं जानता, रामायण को किसने नहीं पढ़ा होगा, अगर हम नदियों को बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। तो बच्चों हमने इस पार्ट का अभ्यास भी कर लिया और आपने इसको फाइंड आउट करना है। जब नेक्स्ट डे इसकी पीडीएफ भेजी जाएगी, इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं आपने उसको फेयर नोटबुक पर राइट भी करना है और लर्न भी करना है। धन्यवाद।